स्वागत है एक नई वीडियो में। हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक नज़र, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ ही नहीं आता कि हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या, कहाँ से शुरुआत है, क्या आधार रखें, कौन सी पुस्तक पढ़ें। बहुत सारे लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं। ये सिलसिला 1187 से 1839 से शुरू हुआ, जो फ्रांस के विद्वान थे जिन्होंने हिंदी भाषा के इतिहास को लिखने का प्रथम प्रयास किया। उसके बाद आज तक बहुत सारे लोगों ने इतिहास लिखे, लेकिन एक सुव्यवस्थित और एक प्रमाणिक इतिहास अगर है तो मेरा ही नहीं, बहुत सी ज़्यादा विद्वानों का या बहुत पढ़े लिखे लोगों का एक मत है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़िएगा। उन्हीं को आधार मानकर, क्योंकि ज़्यादातर विद्वान उनके इतिहास को प्रमाणिक और व्यवस्थित मानते हैं, उनको आधार मानकर हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करते हैं। आओ देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है कैसे विभाजित किया, कैसे उसके नामांकन किया और कैसे उसका सीमांकन किया। हिंदी साहित्य का इतिहास, जब हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक पर बात करते हैं तो अब बात आती है हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ कब हुआ। विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई 6वीं शताब्दी का मानता है, कोई 7वीं शताब्दी का मानता है, कोई 10वीं शताब्दी का मानता है, कोई 12वीं शताब्दी का मानता है। लेकिन ज़्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत होते हैं कि 10वीं शताब्दी से और 15वीं शताब्दी के बीच में हिंदी साहित्य के इतिहास की या हिंदी भाषा की शुरुआत हुई है, क्योंकि यही वो समय है जब अपभ्रंश और अवहट भाषाएं टूट रही थी और नई भाषा का जो है टूट रही है, विकृत हो रही थी। एक नई भाषा का जन्म हो रहा था जो आगे चलकर खड़ी बोली या हिंदी बोली कहलाई, जो आज हमारे सामने है। अब इस दौर में कब किसने पहले ग्रंथ लिखा, ये भी एक चर्चा का विषय है। और अपने विषय को इतनी गहराइयों में न ले जाते हुए हम संक्षिप्त रूप में एक नज़र में ही हिंदी साहित्य के इतिहास को देखना चाहते हैं। आइए उस नज़र को रामचंद्र शुक्ल की नज़रों से मिलाते हुए, उनके दृष्टिकोण से सहमत होते हुए हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो है नज़र दौड़ाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने जो 3 कालों में बांटा है। पहला है वीर गाथा काल, जो नाम दिया, और आगे चलकर वीर गाथा काल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ है। उनके अनुसार जो है इसका नाम आदिकाल पड़ा, जो नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया है। वीर गाथा काल कहिए या आदिकाल कहिए, इसकी जो शुरुआत मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। अब विक्रमी संवत को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी जो है भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं कि विक्रमी संवत है क्या। विक्रमी संवत यह मानिए कि जो भारतीय कैलेंडर है वो जो है उसके अनुसार जो है विक्रमी संवत जो आज भी चलता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के साथ साथ जो है जो तारीखें दी जाती हैं, विक्रमी संवत का कैलेंडर जो है ईस्वी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। अगर आज 2023 चल रहा है तो इसमें 57 और जोड़ देंगे तो विक्रमी संवत आ जाएगा। ये इसका साधारण सा एक जो है फार्मूला, इसको समझने का या इसको जानने का। अगर विक्रमी संवत से ईस्वी में हमें जाना है तो हम 57 विक्रमी संवत में से घटा देंगे और हम ईस्वी सन पे आ जाएंगे। अब इस बात पे ज्यादा न उलझते हुए आगे बढ़ते हैं। विक्रमी संवत 1050 से 1375 माना है वीर गाथा काल या जो है आदिकाल को। अब आदिकाल में जो साहित्य या उसकी काव्य धाराएं हैं वो आती हैं सिद्ध काव्य धारा, नाथ काव्य धारा या सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। इन तीनों को जो है विभिन्न विद्वान एक में भी समाहित करते हैं, जिसको धार्मिक साहित्य भी कहते हैं, जो इन धर्म पर आश्रित साहित्य। अब उसके बाद आता है इसी काल में एक और काव्य धारा चलती है जिसको रासो काव्य धारा या चारण काव्य धारा
कहा जाता है, जिसमें विभिन्न राजपूत राजाओं के जीवन और उनके युद्धों, उनकी प्रेम कहानियों का वर्णन इसमें आता है। अब उसके बाद इसी में एक है लोक काव्य धारा। लोक काव्य धारा में जो है कुछ ग्रंथ आदिकाल में उपलब्ध होते हैं, जैसे ढोला मारूराद हुआ का मैं विशेष चर्चा करना चाहूंगा कि ढोला नाम का राजकुमार और मारवण नाम की राजकुमारी की प्रेम कथा है। इस प्रकार के ये 2-3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। उसके बाद जो है कुछ विद्वान चौथी काव्य धारा जो है उसको फुटकल रचनाओं में लिखते हैं, कोई प्रकीर्ण साहित्य में कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ या ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि अमीर खुसरो अपने आप में एक काव्य धारा है, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी शब्दावली, उनकी शैली जो आज तक यूं क्यों चली आ रही है। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे साहित्यकार उनको जो है उनका अनुसरण करते आए हैं, तो वो अपने आप में एक काव्य धारा है। अब उसके बाद बात करते हैं मध्यकाल पर। मध्यकाल जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विक्रमी संवत 1375 से लेकर विक्रमी संवत 1900 तक मानी है। अब मध्यकाल को 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया। पहला आया है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसको एक नाम और दिया वो है भक्ति काल। अब पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, इसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई है विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। अब उसके बाद आते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने जो है एक और नाम दिया जो है रीतिकाल नाम। अब उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की जो समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है विक्रमी संवत 1700 से लेकर विक्रमी संवत 1900 तक है। अब दोनों कालों में कौन कौन सी काव्य धारा में, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। सबसे पहले पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा पहले बता चुके हैं, विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। अब इस काल में जो है भक्ति काल में या पूर्व मध्यकाल में काव्य धाराएं, 2 काव्य धाराएं मुख्यतः चलती हैं, समानांतर चलती हैं। एक है सगुण काव्य धारा, एक है निर्गुण काव्य धारा। अब सगुण काव्य धारा में 2 काव्य धाराएं, जो साकार रूप में परमात्मा का अस्तित्व को मानते हैं, उसके रूप गुण को मानते हैं, वो सगुण काव्य धारा के समर्थक कवि हैं। और इसमें भी 2 काव्य धाराएं हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी को अपनी कविताओं का प्रेरणा स्रोत मानकर, उनको आराध्य देव मानकर उनके जीवन या उनके जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न बातों पर अपनी कविताएं, अपनी साहित्य रचनाएं लिखते हैं, वो राम भक्त कवि कहलाए। दूसरे हैं सगुण में ही, वो है कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा जो भगवान श्री कृष्ण जी को उनके द्वारा उनके जीवन, उनके बाल्य वर्णन और जहां श्री कृष्ण का जो अक्षेत्र रहा, नंद बाबा माता यशोदा का क्षेत्र ब्रज प्रदेश, जो हमारी भावना और आस्थाओं का गहरे से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में वहां पर वहां के जनजीवन के बारे में, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में और श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से जुड़े हुए जो साहित्य जिन कवियों ने लिखा, उनमें आते हैं कृष्ण भक्त कवि। और कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास सबसे श्रेष्ठ हैं। राम भक्त कवियों में तुलसीदास सबसे श्रेष्ठ कवि आते हैं। अब बात करते हैं भक्ति काल की एक और काव्य धारा, वो है निर्गुण काव्य, जो निराकार रूप में, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई रूप गुण विहीन है, भगवान वो अंतहीन है, वो उसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। बहुत सारे विचार विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं निर्गुण परमात्मा के बारे में, संतों ने दिए। लेकिन इस काल में जिसको हम इस काव्य धारा में, निर्गुण काव्य धारा में 2 धाराएं बढ़ जाती हैं। एक है संत काव्य धारा। संत काव्य धारा वो है कि वो कवि जिन्होंने सतरूपी परम तत्व को माना और समझा और उसी को आधार बनाकर निर्गुण परमात्मा की भक्ति में अपनी रचनाएं लिखी। कबीरदास इनमें श्रेष्ठ संत कवि नजर आते हैं। ये संत पहले, कवि बाद में। इसके बाद आगे है
निर्गुण काव्य धारा का, एक और सूफी काव्य धारा। ये वो संत फकीर हैं, ये वो फकीर हैं जो मुस्लिम धर्म को मानते थे और इंसान और परमात्मा की जुड़ाव की बात या उनको नजदीक लाने की बात करते थे। सूफी शब्द क्यों और कैसे प्रयोग किया जाता है, ये भी बहुत चर्चा का विषय है। बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय ली है। हम इस बात पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने अपने व्याख्यान को या अपनी नजर को थोड़ा सा छोटा ही रखना है। अब ये सूफी काव्यधारा, संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, ये काव्यधारा है। अब आते हैं उत्तर मध्यकाल पर। उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहा। अब पूर्व मध्यकाल की समाप्ति सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 1700 बताई थी। तो यहाँ आरंभिक सीमा जो है रीतिकाल की या उत्तर मध्यकाल की हो जाती है विक्रमी संवत 1700 से लेकर विक्रमी संवत 1900 तक। ये जो है समय सीमा चली जाती है। रीतिकाल में रीति ग्रंथों की प्रचुरता रही। रीति एक पद्धति है, एक शैली है जिसको आप अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं। रीतिकाल में 3 काव्य धाराएं हुई। एक है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब इन तीनों धाराओं में कोई रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में कोई बारीक अंतर नहीं है। ये ठीक वैसे जैसे नदी के 2 किनारे साथ साथ चलते हैं और वो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कभी एक बार रीति सिद्ध हो जाते हैं, एक बार रीतिबद्ध हो जाते हैं, इनमें कोई बारीक रेखा नहीं खींची जा सकती। लेकिन रीति मुक्त इनसे बिल्कुल अलग है। रीति मुक्त वो है जिन्होंने स्वच्छंद विचार लिखे और किसी राजा के आश्रित होते हुए भी उन्होंने राजा की प्रशंसा या किसी प्रकार की मोर अशरफियां लूटने का लालच उन्होंने नहीं दिखा। जो उनके हृदय में जो भाव थे वो वैसे के वैसे उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से दे दी। इनमें घनानंद श्रेष्ठ कवि आ जाते हैं। अब इस काल में और लोक साहित्य भी लिखा गया है और वो लोक साहित्य जनजीवन से जुड़ा हुआ साहित्य है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हिंदी साहित्य के तीसरे काल पर, जिसको आधुनिक काल नाम दिया गया है और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको गद्य काल भी नाम दिया है। क्योंकि हिंदी साहित्य में उससे पहले जो रचनाएं आती हैं आधुनिक काल से पहले, वो सारी पद्य में या गद्य पद्य मिश्रित हैं, जिसको चंपू कहते हैं। पूर्णतः गद्य का विकास अगर हम देखते हैं तो वो आधुनिक काल में नजर आता है। अब आधुनिक काल की शुरुआत को लेकर भी बहुत सारे विद्वानों में मतभेद आता है कि कई आधार हैं। कोई तो मानता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के, कोई मानता 1857 की क्रांति, कोई मानता अंतिम समय सीमा को अगर हम मान के चल रहे तो हम वही स्वीकार करके चलेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले कि विक्रमी संवत 1900 रीतिकाल की अंतिम समय सीमा है। अगर उसको हम ईस्वी में लेके आए, क्योंकि आधुनिक काल को अगर हमने पढ़ना है तो ईस्वी में उसको ढालना पड़ेगा ताकि हमें अध्ययन करने में आसानी हो जाए। तो 1900 विक्रमी संवत को 57 घटाएंगे तो 1843 ईस्वी आ जाता है। ये कोई बारीक लाइन, बारीक कोई रेखा नहीं होती कि इस वर्ष जो है रीतिकाल का साहित्य था अब आधुनिक काल का साहित्य होगा। ये धीरे धीरे बदलाव आते हैं और बदलाव का सबसे बड़ा कारण होता है राजनीतिक व्यवस्था। जैसी राजनीतिक व्यवस्था होती है उसी के हिसाब से समाज चलता है, धर्म चलता है, संस्कृति चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है, साहित्य चलता है, सब प्रकार की कलाएं उसके हिसाब से चलती हैं। अब आधुनिक काल की जब शुरुआत है तो हम मान के चल रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी की समय सीमा के अनुसार 1843 से लेकर 1900 ईस्वी तक जो है आधुनिक काल में जो है सबसे पहली काव्य धारा जो गिनी जाती है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये बच्चों ये जो समय है ये पुनर्जागरण का विषय है, क्योंकि भारतीय इतिहास में और विश्व के इतिहास में ये काल जो है पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। क्योंकि दुनिया बदल रही थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं टूट रही थी और यहाँ हमारे भारतवर्ष में तो समाज और धर्म को नए दृष्टिकोण से देखा जा रहा था, क्योंकि हमारा जो जुड़ाव था पश्चिमी देशों से हो गया था। नई प्रकार की जो है बातें, नई प्रकार की शिक्षा का हमें पता चल रहा था, इसलिए हम धर्म और समाज को नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। और कारण भी था कि इस
काल में बहुत सारे जो है समाज सुधारक, जिन्होंने जो है समाज को, धर्म को सुधारने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए और उन्होंने प्रयास किया और समाज में और धर्म में बहुत सारे सुधार भी हुए। अब भारतीय हिंदू युग या पुनर्जागरण काल, इसका समय आता है 1843 से 1920 क्रम समय। और उसके बाद जब अंतिम सीमा की ओर जा रहे हैं, भारतीय हिंदू युग में, आधुनिक काल में एक नई शुरुआत होने जा रही थी। वो शुरुआत थी कि श्याम सुंदर दास और उनके दो दोस्तों ने नागरिक प्रचारणी सभा की जो है स्थापना की कि हिंदी भाषा और लिपि के सुधार के लिए हमने काम करना है। तो उन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा बनाई। अब कुछ दिनों के बाद उनके दिमाग में आ कि हम कैसे इसकी शुरुआत करें, कैसे लोगों के बीच में जाएं, हमारा माध्यम क्या हो। तो उन्होंने सरस्वती नाम की एक पत्रिका चलाई, सरस्वती पत्रिका चलाई, और सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। और वो एक अच्छे साहित्यकार और उससे बढ़कर एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी संपादक के रूप में जो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। अब उन्होंने जो है द्विवेदी युग उनके नाम से, एक संपादक के नाम से, कारण है कि उस काल के सभी जो साहित्यकार हैं या कवि हैं, उनके ऊपर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रभाव नजर आता है। तो ये समय हिंदी साहित्य के इतिहास में 1900 से लेकर 1920 के लगभग तक, कई विद्वान 18 तक अंत मान लेते हैं या कई विद्वान 1903 मानते हैं, क्योंकि वो 1903 में संपादक बने। ये कोई बारीक जो है रेखाएं नहीं है, ये सिर्फ अध्ययन की सुविधा है। 1900 से लेकर 1918 या 20 तक। उसके बाद इसी काल में जो है एक नई काव्यधारा का आरंभ हो जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो है छायावाद युग। छायावाद का जो युग है, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि ये दो विश्व युद्धों के बीच की जो है कविता है। ये प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है, व्यक्तिगत अनुभूति की कविता है। और इसी दौर में, इसी के समानांतर एक राष्ट्रीय काव्यधारा चल रही थी। राष्ट्रीय काव्यधारा क्योंकि इस दौर में जो है गांधी जी के या स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। इसी कारण इसके समांतर जो है, छायावाद के समांतर एक राष्ट्रीय काव्यधारा चलती। अब जैसे जैसे ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, छायावाद चल रहा था या राष्ट्रवादी काव्यधारा चल रही थी, इसी दौर में जब हम 1936 में जब पहुंचते हैं तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो जाती है लखनऊ में। मुंशी प्रेमचंद जी ने उसकी अध्यक्षता की थी और वहीं से प्रगतिवाद की नींव मानी जाती है। प्रगतिवाद जो मार्क्सवादी काव्यधारा पर, मार्क्सवादी विचारधारा पर जो है आश्रित है, उस आधारित है, जो मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर राज्य के सभी साधन और संसाधनों पर हर मनुष्य का अधिकार मानता है, वो काव्यधारा चलती है। अब ये काव्यधारा चल रही थी कि अब आगे 1943 में जब जाते हैं, प्रथम तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी करते हैं और उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि ये प्रथम तार सप्तक के कवि कौन सी काव्यधारा के। कुछ विद्वानों ने इसको जो है प्रयोगवादी कवि कहा, लेकिन स्वयं अज्ञेय जी और अन्य कवि जो इस तार सप्तक के कवि थे, वो सभी इस बात से असहमत थे। और ये सवाल बार बार उठता रहा, लेकिन एक काव्यधारा की शुरुआत हो चुकी थी जो व्यक्तिगत कुंठाओं, व्यक्तिगत अनुभवों को, घोर अहमनिष्ठा को लेकर चल रहे थे। शुरुआत में प्रयोगवाद कहा। प्रयोगवाद में जो है आधार ग्रंथ बने हैं इनके तार सप्तक। तार सप्तक 1843 से लेकर जो है फिर ये एक एक करके जो है 1971, 72, 70 के दशक तक जो है 4 तार सप्तक आए। अब इनमें जो है अंतिम चौथे तार सप्तक तक जाते जाते अज्ञेय जी ने कहा है कि हम तो नई कविता लिख रहे हैं, और अंतिम दौर में इसका नई कविता नाम पड़ गया। प्रयोगवाद नई कविता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही कविताओं में ना विषय वस्तु का अंतर है, ना कवियों का अंतर है, ना ही काल का अंतर है, ना ही किसी प्रकार की शैली का अंतर दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रयोगवाद और नई कविता कोई अलग अलग कविताएं नहीं, ये एक प्रकार की कविता है जिसको प्रारंभिक दौर में प्रयोगवाद कहा और अंतिम दौर में जाते जाते ये नई कविता के रूप में आ गई। उसके बाद जो है देश आजाद हो गया। आजादी के बाद जो है बहुत सारी समस्याएं सबके लिए खड़ी हो गई। अब कवियों का दृष्टिकोण भी अलग
हो गया। अब 60 के दशक तक आते आते लोगों को ये लगा कि जैसे लग रहा था कि आजादी कोई ऐसी जो छड़ी है जो हमारी सारी तकलीफों को दूर कर देगी। इतनी बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसके सुख दुख को, उसकी शिक्षा स्वास्थ्य का ध्यान रखना कोई आसान बात नहीं थी। हजारों वर्षों तक भारत का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर प्रकार का शोषण हुआ था। अब इसको संभालना हमारे उस दौर के नेताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और मैं जहां तक समझता हूं उस दौर के नेताओं ने जो है अपनी पूरी अक्षमताओं के साथ जो है काम किया, जो आज हम 21वीं सदी में जो है दुनिया की अन्य देशों के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं। तो अब इस बात को और गहराई पर ना जाते हुए हम सीधा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो है जो उपभागों की जो चर्चा कर रहे हैं कि प्रयोगवाद जब चल रहा था उसी के साथ साथ 60 के दशक में साठोत्तरी कविता आती है। साठोत्तरी कविता को आगे चलकर समकालीन कविता कहा गया। समकालीन कविता वो कविता जो अपने ही समय की, जो कवि उस समय थे और वो अपने आसपास के परिवेश की विभिन्न समस्याओं के बारे में लिख रहे थे। ये कवि न भूतकाल के बारे में लिख रहे थे, न काल्पनिक बातों के बारे में लिख रहे थे, और न भविष्य के बारे में लिख रहे थे। जो उस दौर की जो समस्याएं थी उन कवियों ने बखूबी उसमें लिखा है, और उन कवियों ने लिखा और उस काव्य धारा को जो है लगातार निरंतर सुचारू रूप से चालू रखा। अब इसी दौर में जब हम 70 और 80 के, अब एक बात बीच में छूट गई कि जो समकालीन कविता है, कुछ विद्वान तो उसको 1960-70 से लेकर 2010-20 तक भी जो है ले जाते हैं, क्योंकि कविता का कोई अंत ही नहीं होता। कोई भी विचार है वो कुछ समय के लिए सो जाता है, लेकिन विचार कभी नहीं मरते हैं। जो समकालीन कविताओं का जो स्टाइल था, जो समस्याएं उठाने का जो तरीका था, जो अपनी बात कहने का तरीका था, वो जो है आज 2020-22 तक भी लगातार चल रहा है। अब बात करते हैं कि 1970 और 80 के दशक में सबसे बड़ी बात ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आंदोलन और महात्मा ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन पश्चिमी भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में जो चला था, वो एक बड़ा जो है बदलाव लेकर आया। जो विमर्श का साहित्य, खासकर दलित विमर्श आया। इससे पहले जो प्रगतिवाद आया या छायावाद आया, वहां नारी चेतना से होते हुए जो है आगे चलकर वो नारी विमर्श में बदल गया। अब बहुत सारे जो है जो राजनीतिक उठक पटक चल रही थी इस दौर में, जो सांप्रदायिकता का बीज अंग्रेजी काल में बोया गया था, वो इस दौर तक 70-80 के दशक तक आते आते जो है सांप्रदायिकता में बदल गया था, और इसलिए जो है ये अल्पसंख्यक विमर्श। और इसी दौर में एक चीज और होगी कि जो लोग आदिवासी हैं या जंगलों में रहते हैं, उनको भी जुड़ाव धीरे धीरे जो है आधुनिक सभ्यता से होने लगा, और आधुनिक सभ्यता के लोग आज भी वास्तव में दूरी बनाए हुए हैं आदिवासियों से, तो उनसे संबंधित जो साहित्य आया वो आदिवासी विमर्श हो गया। अब दलित विमर्श, नारी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श और आदिवासी विमर्श, ये 4 विमर्श वो होता है जहां उस वर्ग से संबंधित, उस वर्ग के अधिकारों के, उस वर्ग की दुख तकलीफों को जो है उठाया जाए और सबके समक्ष रखा जाए। और कई बार इस पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं विमर्श के साहित्य पर, लेकिन ये आज भी चल रहा है। और बहुत बड़ा सवाल है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परिभाषा दी थी साहित्य की, साहित्य समाज का दर्पण है, वास्तव में वो विमर्श के साहित्य ने वो जो है स्थापित किया है। और इस प्रकार जो है हम 1050 विक्रमी संवत से चले थे और आज 2020 तक के जो साहित्य को रामचंद्र शुक्ल की नजर से उस हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने का या समझने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास एक नजर, जिसको आधार मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य विद्वानों के या अन्य इतिहास ग्रंथों की बातें भी मैंने अपने व्याख्यान में रखी हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएंगी। आप ये एक जो है आधारभूत छोटी सी जानकारी है, इसमें गहराइयों को नहीं छुआ गया है, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के जो है कोनों को झांकने का प्रयास किया गया है, यानी कि बाहरी रूप को देखने का ही प्रयास किया गया है। धन्यवाद।